अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 15 और इसमें हमारा आज का जो नया टॉपिक है दैट इज़ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। लेक्चर नंबर 14 में हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स की फर्स्ट काइंड पढ़ी है, जिसमें हम लोगों ने स्केलर मल्टीप्लिकेशन पढ़ी थी या डॉट मल्टीप्लिकेशन, डॉट प्रोडक्ट कहते थे, और उसके डिफाइन किया था और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे। आज सेम चीज़ें हम लोगों ने वेक्टर प्रोडक्ट के लिए कर दी हैं, या जिसे क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। हमने उसको डिफाइन करना है, उसकी इक्वेशन लिखनी है, उसके बाद हम लोगों ने उसकी डायरेक्शन डिफाइन करनी है एक रूल की मदद से, जिसे बोलते हैं राइट हैंड रूल, इधर भी मेंशन किया हुआ है। और उसके बाद हम लोगों ने उसके सारे वही कैरेक्टरिस्टिक्स देखने हैं जो हम लोगों ने स्केलर प्रोडक्ट के लिए देखे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई करेंगे उसके ऊपर, अगर अप्लाई होता है। उसके बाद देखेंगे कि परपेंडिकुलर वेक्टर्स के लिए, पैरेलल वेक्टर्स के लिए और एंटी पैरेलल वेक्टर्स के लिए। उसके बाद सेल्फ प्रोडक्ट, अगर वेक्टर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ है तब वो प्रोडक्ट कैसे हम हासिल करेंगे। और एट द एंड हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिसके अंदर से हमें एक्सप्लेन हो जाएगा कि हम लोग कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। सो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट को, और हम इसको डिफाइन करते हैं कि जब भी दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई होते हैं इस तरह कि उनकी जो रिजल्ट है या रिजल्टेंट आता है उसके बाद वो एक नई वेक्टर क्वांटिटी हो, तो इस तरह की प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं या फिर क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। So when two vectors are multiplied such that the resultant quantity or the resultant is another vector quantity, then this type of product is called cross product या फिर vector product कहते हैं। vector product कहते हैं क्योंकि resultant एक vector आ रहा है, और क्योंकि हम इसको दो vectors के दरमियान में एक क्रॉस डाल के शो करते हैं, और इसकी इक्वेशन है हमारे पास ए बी साइन थीटा। ये आगे हमारे पास आने वाला जो नई वेक्टर क्वांटिटी है उसका मैग्नीट्यूड, और साथ में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं उसकी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। क्योंकि हमें पता है कि जब भी हम एक वेक्टर हासिल करना चाहते हैं तो हम एक वेक्टर को उसी के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमने उसी के मैग्नीट्यूड को क्या किया कि उसी के यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास ये जो कंबाइंड क्वांटिटी आ रही है ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी आ रही है। सो ये हमारे पास इसकी इक्वेशन है, और हम इसको डिफाइन करना चाहें तो हम अपने वर्ड्स में भी कर सकते हैं कि जब भी दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई हो और अगर रिजल्टेंट एक वेक्टर क्वांटिटी आ रही है तो दैट इज कॉल्ड अ वेक्टर प्रोडक्ट, और इसकी इक्वेशन हमारे पास। अब एन क्या, क्योंकि एक यूनिट वेक्टर है और इसकी एक डायरेक्शन भी होती है, तो हमें नेक्स्ट चीज जो हमें फाइंड आउट करनी पड़ती है वो होती है इसकी डायरेक्शन। और डायरेक्शन इस प्रोडक्ट की फाइंड करने के लिए हम एक रूल डिफाइन करते हैं दैट इज कॉल्ड राइट हैंड रूल। लेट्स से हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक है हमारे पास लेट्स से अ वेक्टर ए और दूसरा हमारे पास है एक वेक्टर बी, और हमें पता है कि ये जो थीटा होता है इट इज एंगल बिटवीन ए एंड बी, सो हम इसको यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। जब भी हम लोगों ने इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, चाहे हमने ए क्रॉस बी की करनी हो या फिर हमने बी क्रॉस ए की करनी हो, हम लोग क्या करते हैं राइट हैंड रूल अप्लाई करते हैं। मैग्नीट्यूड हमारे पास वही रहता है ए बी साइन थीटा दोनों दफा, लेकिन एन कैप की जो डायरेक्शन है वो हमारे पास राइट हैंड रूल से वर्क करती है। सो राइट हैंड रूल क्या है? राइट हैंड रूल ये है कि जब भी आपने प्रोडक्ट फाइंड करनी है, जैसे हम लोगों ने ए क्रॉस बी की डायरेक्शन फाइंड करनी है, तो हमने अपने राइट हैंड की जो फिंगर्स हैं उनको कर्ल करना है ए से बी की तरफ, और ए से बी की तरफ कर्ल करना है थ्रू अ स्मॉलर एंगल। मिसाल के तौर पे मैं ए से बी की तरफ अपने राइट हैंड की फिंगर्स कर्ल कर सकता हूँ इस तरह भी ए से बी की तरफ थ्रू अ स्मॉलर एंगल, और ए से बी की तरफ इस तरह भी कर्ल कर सकता हूँ जिस तरह मैं ये डायरेक्शन बता रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे एक लार्जर एंगल बनता है, तो हमने थ्रू अ लार्जर एंगल नहीं बल्कि थ्रू अ स्मॉलर एंगल अपनी फिंगर्स को ए से बी की तरफ कर्ल करना है। इसी तरह जब हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे बी क्रॉस ए की डायरेक्शन, तो अगेन हम अपने राइट हैंड के फिंगर्स को बी से ए की तरफ कर्ल करेंगे थ्रू अ स्मॉलर एंगल। फिलहाल अगर मैं बी क्रॉस ए की डायरेक्शन फाइंड करता हूँ और अपने फिंगर्स को बी से ए की तरफ कर्ल करता हूँ, तो मेरा जो थंब है जिस तरफ वो पॉइंट कर रहा होगा वही मेरी प्रोडक्ट की डायरेक्शन होगी। अगर मैं बी से ए की तरफ कर्ल करता हूँ तो मेरा थंब राइट अपवर्ड है, तो मेरे पास जो बी क्रॉस ए की डायरेक्शन है इट इज अपवर्ड। इसका जो एन कैप है इसकी डायरेक्शन क्या होगी? अपवर्ड। और अगर मैं इन अ सिमिलर वे ए से बी की तरफ कर्ल करता हूँ तो मेरा पॉइंट कर रहा है, थंब जो है वो पॉइंट कर रहा है डाउनवर्ड, जो कि हमारे पास ए क्रॉस बी की डायरेक्शन है। सो हम लोगों ने चाहे ए क्रॉस बी, चाहे बी क्रॉस ए, चाहे 1 क्रॉस 2, चाहे 2 क्रॉस 1, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड करनी हो जो कि वेक्टर प्रोडक्ट के बाद आता है, तो हम लोगों ने राइट हैंड रूल के जरिए करनी है।
अब हम देखें कि हमारे पास चाहे बी क्रॉस ए हो या ए क्रॉस बी हो, हमारे पास जो मैग्नीट्यूड आता है वो दोनों दफा ए बी साइन थीटा ही आता है, लेकिन जो डायरेक्शन है बी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी वो डिफरेंट है हमारे पास। और दो वेक्टर्स के इक्वल होने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उनका ना सिर्फ मैग्नीट्यूड बल्कि उन दोनों की डायरेक्शन भी सेम हो। इस केस में ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए मैग्नीट्यूड तो दोनों दफा सेम है, लेकिन जो डायरेक्शन है वो दोनों दफा सेम नहीं है। सो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बिल्कुल भी इक्वल वेक्टर्स नहीं होंगे, बिकॉज मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है। सो हम कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। और बी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्योंकि ऑपोजिट है, तो मैं कह सकता हूँ कि ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए मैग्नीट्यूड वाइज तो इक्वल हैं, लेकिन एक नेगेटिव होगा और एक हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा। वेक्टर्स में जो नेगेटिव होता है वो सिर्फ डायरेक्शन को शो करता है। अगर एक प्रोडक्ट पॉजिटिव है और दूसरी के साथ नेगेटिव आ रहा है वेक्टर के साथ, तो इसका मतलब है कि एक राइट है तो दूसरा लेफ्ट है, एक अपवर्ड है तो दूसरा डाउनवर्ड है, मतलब कि नेगेटिव साइन शोज ऑपोजिट डायरेक्शन। तो जब भी किसी चीज की दूसरे के लिहाज से ऑपोजिट डायरेक्शन हो तो दूसरे के साथ हम क्या करते हैं, नेगेटिव। तो हम इस एक्सप्रेशन से अंदाजा लगाते हैं कि मैग्नीट्यूड तो इक्वल है लेकिन डायरेक्शन जो है वो प्लस माइनस लगा के अंदर शो कर दिया कि ऑपोजिट है। सो पहली अगर हम बात करें, पहली ही हम लोग बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स में कम्यूटेटिविटी की, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है ये वाली द वेक्टर प्रोडक्ट इट इज नॉन कम्यूटेटिव। ये कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करती, बिकॉज अगर ये बराबर होता तो होल्ड कर रही होती, जिस तरह स्केलर प्रोडक्ट के अंदर ए डॉट बी और बी डॉट ए बराबर थे तो वहां पे होल्ड कर रही थी, लेकिन क्योंकि यहाँ पे बराबर नहीं है, दे आर अनइक्वल, सो कम्यूटेटिव लॉ इधर होल्ड नहीं करता। सो दिस प्रोडक्ट इज नॉन कम्यूटेटिव। सेकंड जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो हमें चेक करना है कि अगर दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते, या आम अल्फाज में हम कहते हैं कि उन दोनों के दरमियान में जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री, तब हमारे पास प्रोडक्ट क्या होगी। तो हम बारी बारी अब इस प्रोडक्ट को इस इक्वेशन की मदद से इवैल्यूएट करेंगे। सो ए क्रॉस बी तब क्या बनता हमारे पास, ये बन जाता ए बी साइन ऑफ 90 डिग्री एन कैप, और साइन ऑफ 90 क्योंकि 1 के बराबर होता है तो हमारे पास यहाँ पे रह जाता ए बी एन कैप। सो हमारे पास जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनकी जो क्रॉस प्रोडक्ट होती है वो ए बी के बराबर होती है, यानी कि पहले का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय दूसरे का मैग्नीट्यूड, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स के बराबर होती है, और साथ में उनकी डायरेक्शन ऑब्वियसली आएगी। अगर हमारे पास बात करें यूनिट वेक्टर्स आई जे और के की, तो ये भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही होते हैं। अगर हम देखते हैं तो ये सारे एक दूसरे के राइट एंगल में पड़े होते हैं, रेक्टेंगुलर होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अगर हम इनकी प्रोडक्ट निकालना चाहें तो हम जस्ट यही तरीका फॉलो करते हैं, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू आई का मैग्नीट्यूड जे का मैग्नीट्यूड, दोनों के दरमियान में एंगल 90 है और एन के, और आई क्या है क्योंकि यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड स्ट्रेट फॉरवर्ड 1 होगा, तो आई का मैग्नीट्यूड भी 1, जे का भी 1, और साइन ऑफ 90 वैसे ही 1 होता है, तो हमारे पास 1 into 1 into 1 1 एन के। इसका मतलब है कि आने वाला जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड भी 1 है, इसका मतलब है कि जो आने वाला वेक्टर है वो भी हमारे पास एक यूनिट वेक्टर ही होगा, लेकिन कौन सा ये हमें एन कैप से पता चल जाएगा। फिलहाल हमने आई और जे को मल्टीप्लाई किया है, सो आई और जे के ऊपर ये अप्लाई करते हैं राइट हैंड रूल। मैं अपनी राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करूंगा फ्रॉम आई टुवर्ड्स जे, और अगर मैं आई से जे की तरफ कर्ल करता हूं तो मेरा जो थंब है इट इज आउटवर्ड, यानी कि मेरा जो थंब है इट इज आउटवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास, और आउटवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास कौन सा यूनिट वेक्टर होता है, वो होता है हमारे पास के का। सो मैं इस जगह पे लिख सकता हूँ के का, या मैं कह सकता हूँ कि आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के का। इसी तरह आप सिमिलर स्टेप्स को फॉलो करते हुए जे क्रॉस के क्रॉस आई क्रॉस के क्रॉस जे क्रॉस आई भी फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम के क्रॉस जे फाइंड करते हैं तो हम अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे लेट्स से के क्रॉस जे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, के का मैग्नीट्यूड जे का मैग्नीट्यूड साइन ऑफ 90 और एन कैप, अगेन हमारे पास 1 एन कैप आ जाएगा। और के क्रॉस जे फाइंड करते हैं
तो हम अपने राइट हैंड के फिंगर्स को के से जे की तरफ, यानी कि के अगर हमारे पास आउटवर्ड है तो हम के से जे की तरफ आएंगे तो हमारा अंगूठा होगा या जो थंब की जो डायरेक्शन है इट इज लेफ्टवर्ड, और राइटवर्ड हमारे पास आई कैप है तो हमारे पास लेफ्टवर्ड जो होगा वो माइनस आई कैप होगा। देखें ऑपोजिट डायरेक्शन है ना, तो एक के साथ पॉजिटिव आया और एक के साथ नेगेटिव आया, सो हम यहाँ पे पुट करेंगे माइनस आई कैप। सो इस तरह हम 2-3 स्टेप्स को फॉलो करते हुए इस इक्वेशन को अप्लाई करते हुए किसी भी दो वेक्टर, चाहे वो दो यूनिट वेक्टर ही क्यों ना हो, हम लोग उनकी डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो हमारे पास प्रोडक्ट आई क्रॉस जे या जे क्रॉस ए के, ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप में बहुत पूछी जाती है, तो इसको पूरा सॉल्व करने के बजाय हमारे पास इसको करने का एक आसान तरीका ये होता है कि आप जो भी हमारे पास आई जे और के वेक्टर्स हैं हम इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास आई जे ड्रॉ किया हुआ है, हम क्या करते हैं के को ड्रॉ कर लेते हैं। जब भी हम लोगों ने कोई प्रोडक्ट निकालनी है तो हम लोगों ने तीसरा वेक्टर जो बच जाएगा हमने उसको प्रोडक्ट के तौर पे लिख देना है, लेकिन पॉजिटिव है या नेगेटिव है इसका कैसे अंदाजा लगाना है। लेट्स से हम लोग फाइंड आउट करते हैं, लेट्स से आई क्रॉस के, हम लोग आई क्रॉस के फाइंड करते हैं, तो आई और के अलावा तीसरा वेक्टर कौन सा बच गया है, जे, तो हमारे पास रिजल्टेंट जो होगा वो जे आएगा। अब ये पॉजिटिव जे आना है या नेगेटिव जे आना है, इस बात का अंदाजा हम लगा सकते हैं कि अगर हम चेक करें कि हमें ये प्रोडक्ट निकालते वक्त क्लॉकवाइज मूव करना पड़ता है या एंटी क्लॉकवाइज, तो हम जरा चेक करते हैं कि आई क्रॉस के निकालना है तो इसका मतलब है कि आई से के की तरफ आना है, और अगर मैं आई से के की तरफ आता हूँ थ्रू अ स्मॉलर एंगल तो मुझे एंटी क्लॉकवाइज हमें क्लॉकवाइज मूव करना पड़ेगा, और जब भी क्लॉकवाइज मूव करना पड़ेगा तो हमारे साथ जो प्रोडक्ट है उसके साथ नेगेटिव आएगा। अगर ये प्रोडक्ट निकालते वक्त मुझे एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज मूव करना पड़ता तो हमारी जो प्रोडक्ट होती वो नेगेटिव के बजाय पॉजिटिव होती। सो ये हमारे पास एक आसान और शॉर्ट तरीका है, डायरेक्टली थ्रू स्टेप्स को अवॉइड करते हुए हम लोग डायरेक्टली जो प्रोडक्ट है वो मारूजी के तौर पे अगर सवाल है तो कैसे निकाल सकते हैं, बाय ड्राइंग दिस, चेकिंग के क्लॉकवाइज जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज और तीसरे वेक्टर के साथ हम पॉजिटिव या नेगेटिव, अगर क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो नेगेटिव आएगा और अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव करना पड़ता है तो हमारे जो प्रोडक्ट है उसके साथ पॉजिटिव आएगा। तो ये हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी चेक की है, नॉन कम्यूटेटिव है और अगर परपेंडिकुलर आ जाए तो क्या होगा। थर्डली हम लोगों ने चेक करनी है अगर हमारे पास जो दोनों वेक्टर्स हैं वो पैरेलल हो या फिर एंटी पैरेलल, तो हम उसको चेक करेंगे। लेट्स से हमारे पास जो दो वेक्टर्स हैं, लेट्स से वो हमारे पास पैरेलल है या फिर हमारे पास वो एंटी पैरेलल है। हमने कल पे डिस्कस किया था कि जो दो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं उनके दरमियान में एंगल 0 डिग्री होता है और जो एंटी पैरेलल होते हैं उनके दरमियान में 180 डिग्री होता है। हमारे पास ये अप्लाई करने के बाद एंगल जो प्रोडक्ट बन जाएगी वो बन जाएगी ए बी साइन ऑफ 0 एन कैप या फिर ए बी साइन ऑफ 180 एन कैप। साइन ऑफ 0 या साइन ऑफ 180 वो 0 होता है और जब 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे रह जाएगा 0 एन कैप और इसी तरह यहाँ पे भी रह जाएगा हमारे पास 0 एन कैप, जिसका मतलब है कि हमारे पास एक ऐसा वेक्टर आएगा जिसका मैग्नीट्यूड 0 है और आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 दैट इज कॉल्ड अ नल वेक्टर। तो हमारे पास द प्रोडक्ट ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर इज अ नल वेक्टर। अगर हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ दिस क्रॉस प्रोडक्ट पूछा जाए तो आपने 0 लिखना है, अगर आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पूछा जाए इसका मतलब है कि आपने नल वेक्टर बताना है। सो ये हमारे पास डिफरेंस होगा आंसर के अंदर। इसी तरह अगर हम सेल्फ प्रोडक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे अंदाजा ठीक से लगाना आसान है, क्योंकि जब भी दो वेक्टर्स या जब भी एक वेक्टर की सेल्फ प्रोडक्ट निकाली जाती है तो ये पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, और जब भी दो पैरेलल वेक्टर्स हैं तो रिजल्टेंट हमारे पास हमेशा नल वेक्टर है। सो सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी वेक्टर इज अ नल वेक्टर। इसके बाद हमारे पास जो मेन समझने वाली चीज है वो हमारे पास कल की तरह यही है कि हम लोग फाइंड करेंगे कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म के अंदर अगर दो वेक्टर्स दिए हो तो हम लोगों ने डिटर्मिनेंट की मदद से कैसे इनकी क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है, और ये हमारा लास्ट पॉइंट होगा आज का। लेट्स से हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म के अंदर दो वेक्टर्स दिए हुए हैं
और लेट्स से हमारे पास पहला वेक्टर है ए जो कि एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और उसका जेड कंपोनेंट दिया हुआ। इसी तरह हमारे पास दूसरा वेक्टर है बी जिसका एक्स कंपोनेंट और उसका वाई कंपोनेंट और उसका जेड कंपोनेंट दिया। जब भी हम लोगों ने प्रोडक्ट फाइंड करनी है, लेट्स से ए क्रॉस बी फाइंड करनी है, तो हम लोगों ने सबसे पहले काम ये करना है कि हमने एक डिटर्मिनेंट ड्रॉ कर लेना है 3x3 पे। उसकी जो पहली रो होगी वो हमेशा होगी आई कैप, जे कैप और के कैप। सेकेंड रो में हम एलिमेंट्स डालेंगे ए वेक्टर के जो कि हमारे पास सिर्फ इसके जो मैग्नीट्यूड आ रहे हैं ए एक्स ए वाई और ए जेड है, तो हम यहाँ पे ए एक्स ए वाई और ए जेड पुट कर देंगे। इसी तरह हमारे पास जो सेकंड वेक्टर है बी, इसके कंपोनेंट्स पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बी एक्स बी वाई और बी जेड। जैसे हम लोगों ने ये डिटरमिनेंट बना लेना है ऑर्डर 3x3 का, हम लोगों ने इसको इवैल्यूएट कर देना है। फॉर एग्जांपल आप इसको रो 1 से एक्सपेंड कर देते हैं, और जब भी आप इसको रो 1 से एक्सपेंड करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट पॉजिटिव लेंगे, सेकंड नेगेटिव और थर्ड पॉजिटिव। और जब ये एक्सपेंड होगा तो हमारे पास आएगा सबसे पहले प्लस आई कैप और इसके साथ एक 2/2 का छोटा डिटरमिनेंट आ जाएगा। उसके बाद आएगा माइनस जे कैप और उसके बाद अगेन 2/2 का एक छोटा और उसके बाद प्लस के कैप और 2/2 का अगेन एक डिटरमिनेंट आ जाएगा। इसके अंदर कौन से चार नंबर आने हैं हमारे पास 2/2 के डिटरमिनेंट में? जब आप आई को कंसीडर कर रहे हैं और आई को कंसीडर किया हुआ है तो आप लोगों ने इसकी रो और इसके कॉलम और रो को भूल जाना है, और जो भी चार एलिमेंट बचेंगे आपने इसको यहाँ पे राइट डाउन कर देना है। लेट्स से हमारे पास बचता है ए वाई, हमारे पास बचता है ए जेड, हमारे पास बचता है बी वाई और हमारे पास बचता है बी जेड। सिमिलरली ये काम इसके लिए करेंगे कि इसकी रो और इसके कॉलम को भूल जाएंगे तो हमारे पास रह जाएगा ए एक्स बी एक्स ए जेड एंड बी जेड। और सिमिलरली के कैप के लिए करेंगे तो हमारे पास इसकी रो और इसके कॉलम को भूल जाएंगे तो बाकी जो चार बचेंगे हम वो लिख देंगे ए एक्स बी एक्स ए वाई और बी वाई। और जैसे हम ये करेंगे तो अगला काम हमारा होगा कि हमने 2/2 के जो डिटरमिनेंट्स हैं इनको एक्सपेंड करना है। तो इनको एक्सपेंड करने का तरीका ये है कि आप सबसे पहले डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें। जैसे कि बी जेड और ए वाई इस वक्त डायगोनल एलिमेंट है तो हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस आई कैप इनटू ए वाई बी जी, बीच में आएगा माइनस और उसके बाद जो दो ऑफ डायगोनल एलिमेंट है उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ए जेड और बी वाई। सिमिलरली माइनस जे कैप वही चीज करेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स को पहले मल्टीप्लाई कर दिया ए एक्स और बी जेड माइनस ए जेड और बी एक्स। सिमिलरली जब के कैप की बारी आएगी तो हम अगेन ए एक्स और बी वाई को पहले मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में माइनस और उसके साथ बी एक्स और ए वाई को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास जो भी ये प्रोडक्ट बचेगी उसके साथ भी अगेन देखें आई कैप जे कैप और के कैप आ रहा है, इसका मतलब है कि जो प्रोडक्ट आई है ए क्रॉस बी है हमारे पास दोबारा से एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो हमारे पास जब भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की शक्ल में दिया हो वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करनी हो, जैसा कि हमें बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज के लिए करना पड़ेगा, तो हम लोगों ने सिमिलर तरीके से 3/3 का डिटरमिनेंट निकालना है, उसको स्टेप बाय स्टेप एक्सपेंड करना है और हमारे पास एट द एंड यहाँ पे जो क्वांटिटी बचेगी वो हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। हर एक टॉपिक के आगे डिफरेंट एग्जांपल्स दी होती हैं, इनको सॉल्व करने के लिए तो आप उन एग्जांपल्स को जरूर पढ़ा करें ताकि आपको एक्चुअल क्वेश्चन करने का तरीका पता चले। मेथड हमारे पास बिल्कुल यही है। एट द एंड हम सिर्फ 2-3 एग्जांपल्स देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के जरिए जो निकाली जाती है। सबसे पहली और सबसे सिंपल जो एग्जांपल है जो हमने इस चैप्टर में भी पढ़नी है वो है हमारे पास एक क्वांटिटी जिसे बोलते हैं टॉर्क, और टॉर्क हमारे पास मोमेंट आर्म और जो फोर्स होती है उसकी क्रॉस प्रोडक्ट से आता है। सो ये हमारे पास एक एग्जांपल है क्रॉस प्रोडक्ट की। इसी तरह चैप्टर नंबर 5 में हम पढ़ेंगे क्वांटिटी जिसे बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम, जो कि हमारे पास मोमेंट आर्म और लीनियर मोमेंटम को मल्टीप्लाई करने से आता है। इसी तरह हमारे पास एक और क्वांटिटी है जिसे बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स, और मैग्नेटिक फोर्स होती है वो हमारे पास वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो ये भी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इन दो
वेक्टर क्वांटिटीज़ को भी मल्टीप्लाई करने से हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है वो हम ऑब्टेन करते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे पूछा जाएगा जी, शॉर्ट क्वेश्चन है कि राइट 2 और 3 एग्जांपल्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, तो आपको इन 3 फिजिकल क्वांटिटीज़ को एग्जांपल के तौर पे दे सकते हैं कि टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक फोर्स आर 3 सच क्वांटिटीज़ जो कि हमारे पास इक्वेशन से भी लेके बता सकते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट के बाद हासिल की जा सकती हैं। सो ऑल पॉइंट्स आर कवर्ड, तो आप भी इनको एक दफ़ा बैठ के ज़रूर टेक्स्ट बुक से रीड कीजिएगा और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो इससे रिगार्डिंग तो आप लोग ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।